तो स्टूडेंट्स आज हम लोग सॉल्यूशन में ठीक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, यानी कि हिंदी में इसको अनुसंख्यक गुण बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा। कहता है सॉल्यूशन का वह गुण, पहले डिफरेंशियल क्रिएट कर लेते हैं, देखते हैं। कहता है सॉल्यूशन का वह गुण जो सॉल्यूट की संख्या, मान लीजिए कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी लिया है, चीनी पानी का घोल है, चीनी नमक का घोल है, या एक्सेट्रा कोई भी लेते हैं। तो मान लीजिए कि चीनी नमक का अगर मान लीजिए कि पानी और चीनी का घोल, सॉल्यूशन शब्द का अगर बात करते हैं, तो अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्ट जो कह रहा है, तो चीनी का जो पार्टिकल जो घुला हुआ है सॉल्वेंट पे, जो घुला हुआ है, ठीक है, वही कहता है कि सॉल्यूशन का वह गुण, ठीक है, जो सॉल्यूट के संख्या पर, ठीक है, जो सॉल्यूट के संख्या पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। फिर से समझिए, कहता है सॉल्यूशन का वह गुण जो सॉल्यूट के संख्या पर डिपेंड करती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। भाई कौन कौन से डिपेंड करेगा देखते हैं। दैट इज पहला है, कहता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार प्रकार के होते हैं। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट इज रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हिंदी में बोलते हैं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं आरएलवीपी, ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग आरएलवीपी के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लोग डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है हमारा हिमांक में अवनमन, इसको हम लोग डेल्टा एफ से डिनोट करते हैं, सॉरी डेल्टा टी एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद चौथा है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि प्रासरण दाब, इसको हम लोग मल्टी फॉर पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग हर एक टर्म को, ठीक है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, हर एक टर्म को डीपली नंबर बाय नंबर इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित को, जब ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन थोड़ा सा, 5 ऑप्शन है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बताती है, ठीक है। तो देखिए वाष्प दाब है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है आपका क्वथनांक बिंदु, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन, ये आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद तीसरा है आपका हिमांक में अवनमन, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये चारों टर्म्स है, ठीक है। अब पांचवा टर्म से ऑल ऑफ द एबव, इसमें सही कौन सा है, इसमें सभी सही है। और आपको अगर मान लीजिए सपोज दैट कि कभी कभी ऐसा दे देगा कि अगर वाष्प दाब में रहेगा और मान लीजिए कि 3 ऑप्शन कुछ गलत रहेगा, तो आपको उसको मानना है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि अगर मान लीजिए कि हिमांक बिंदु रहेगा, तो मान लीजिए कि इस 3 टर्म को अगर वैल्यू कर देगा तो कुछ और दिया रहेगा, तो आपको इसे पकड़ लेना है, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि वाष्प दाब दिया रहेगा, हिमांक बिंदु दिया रहेगा और क्वथनांक बिंदु दिया रहेगा, तो आपको जो है कि अगर मान लीजिए कि सी नंबर है, या सी नंबर में आपको ऑप्शन दिया जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, उसको मार सकते हैं। तो जैसा आपको दिया रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको बारीकी से इसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा। अगले टर्म्स की ओर बढ़ते हैं, हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे सबको। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं। देखिए कहता है निम्नलिखित में कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बताता है, मतलब कहता है कि निम्नलिखित में जो टर्म्स है अनुसंख्यक गुण को कौन रिप्रेजेंट करता है। तो पहला है डेल्टा टीबी, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। फिर पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑल ऑफ द एबव है। तो इसमें अब क्या होगा, इसमें सभी सही होंगे, यानी कि डी नंबर सही होंगे, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब हर टर्म को हमको नंबर बाय नंबर करके पढ़ना है और डीपली पढ़ना है। तो उसी को हम लोग पहले टर्म को पढ़ रहे हैं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको आरएलवीपी भी कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं कि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, ठीक है। तो पहले हम लोग वाष्प दाब क्या होता है, तो पहले हमको वाष्प दाब को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि वेपर प्रेशर को। कहता है कि वाष्प के द्वारा, यानी कि किसी वेपर के द्वारा लगाए जाने वाले बल को, लगाए जाने दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। हम इसको समझे हैं। अब देखिए कहता है कि वाट टेम्परेचर जिस पर लिक्विड एवं वेपर दोनों साम्यावस्था इक्विलिब्रियम स्टेज में पाई जाती है, वाष्प दाब कहलाती है। इस चीज को समझिए। मान लीजिए सपोज दैट कि एक कंटेनर में, एक बर्तन में क्या कर रहे हैं हम लोग, पानी को हीट कर रहे हैं। पानी को हीट करने के बाद क्या हुआ, जो वेपर बनने लगा, और वेपर में जब हम लोग हाथ देते हैं, देखिएगा हाथ में क्या होता है, ऊपर हाथ जब बाहर निकालते हैं उस वेपर से, तो क्या होता है कि वो हमारे हाथ में वेपर मतलब गैस के रूप में रहता है, लेकिन जब जैसे हाथ हटाते हैं, जब वो उस टेम्परेचर को छोड़ के बाहरी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में आता है, तो पानी के रूप में हमको दिखाई पड़ेगा।
यानी कि देखिए इसको हम समझते हैं, मान लीजिए इस कंटेनर को हीट की, इस कंटेनर को हीट करने के बाद ये कंटेनर में यहाँ पे वाटर, इस कंटेनर में वाटर है, वाटर को हीट किए, हीट करने के बाद क्या, ये अपना ऊपर प्रेशर लगाया, प्रेशर लगा के यहाँ पे गैस के रूप में ऊपर गया, गैस के रूप में जब ऊपर गया तो यहाँ पे ये क्या ड्रॉपलेट अवस्था में यानी कि बूंद बूंद अवस्था में क्या होगा, ये यहाँ पे पानी इसी अवस्था में यहाँ पे जमा होगा, और इसके बाद ये देखिए फिर ये भी पानी क्या होगा, गैसीय अवस्था में बनेगा, और ये इधर प्रेशर लगाएगा, और ये जब इधर प्रेशर लगाएगा, एक दूसरे के दोनों तरफ से प्रेशर लेगा, तो यही अवस्था इक्विलिब्रियम अवस्था कहलाती है। ठीक है, अब देखिए कहता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया हमेशा, ठीक है, लिक्विड की सतह पर होती है। क्या कहता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया हमेशा लिक्विड की सतह पर होती है। अब ध्यान से गौरपूर्वक देखिए, मान लीजिए सपोज दैट कि ये जो एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में हम मान लीजिए कि सॉल्वेंट में वाटर को लिए हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पे तो मान लीजिए यहाँ पानी भरा हुआ है, तो जो वाष्पीकरण जो प्रक्रिया होगी वो उसके सतह पे होगी, ना कि यहाँ भाप ऐसा जो दिखाई पड़ेगा वो सतह पे दिखाई पड़ेगा, ना कि इसके बीच में दिखाई पड़ेगा। वही ये चीज कह रहा है, कहता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया हमेशा लिक्विड के सतह पर, ऊपरी सतह पर होती है। ठीक है, अब कहता है कि जब प्योर लिक्विड शुद्ध द्रव में अवाष्पशील है, यानी कि जब प्योर लिक्विड में, ये प्योर लिक्विड का बीकर है, ठीक है, इसमें मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन प्योर लिक्विड शुद्ध द्रव में अवाष्पशील विलय यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड को, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को जब मिला देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो अब कहता है तब बनने वाले सॉल्यूशन का वाष्प दाब, तब बनने वाले सॉल्यूशन का जो वाष्प, ये जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है, सॉल्यूशन का वाष्प दाब का मान प्योर लिक्विड के वाष्प दाब से घट जाती है, प्योर लिक्विड के वाष्प दाब से घट जाती है। क्योंकि इसका रीजन है सॉल्यूशन के सतह पर वाष्प दाब, ठीक है, प्योर लिक्विड के कणों की संख्या घट जाती है, यानी कि जो प्योर लिक्विड होता है ना, प्योर लिक्विड क्या था, सॉल्यूशन, यहाँ पे हम प्योर लिक्विड हमारा जो पहले था, उसके बाद हम लोग वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किए, तो यहाँ पे तो मिक्सर हो गया, तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे सॉल्वेंट के भी कण चले गए और सॉल्यूट के भी कण चले गए, तो क्या होगा कि सॉल्यूट का जो वेपर, प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसका मान घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन के सतह पर वाष्पशील प्योर लिक्विड के कणों की संख्या, ठीक है, जो प्योर लिक्विड के कणों की संख्या क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके जगह और भी क्या होता है, सॉल्यूट के भी कण आते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो रेड से छोटा ड्रॉपलेट्स बॉइंट के रूप में है, ये क्या है, अवाष्पशील विलय यानी कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में मिलाए थे उसके कण ऊपर चले जाते हैं, इसी कारण क्या होता है, इसका वेपर प्रेशर का मान घट जाता है। ठीक है, इस प्योर सॉल्वेंट का जो वाष्प दाब है वो घट गया है। ठीक है, यानी कि पी नॉट, ठीक है, ग्रेटर देन पीएस। स्टूडेंट्स आप देखते हैं, कहता है यदि प्योर लिक्विड में वाष्पशील विलय वोलेटाइल सॉलिड को मिलाया जाए, तब बनने वाले सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब होगा, वेपर प्रेशर का जो मान होगा, प्योर लिक्विड के वाष्प दाब से बढ़ जाते हैं। फिर समझिए, कहता है यदि प्योर लिक्विड में, ठीक है, वाष्पशील विलय वोलेटाइल सॉलिड को मिलाया जाएगा, तब बनने वाले जो उसके बाद जो सॉल्यूशन प्राप्त होगा, सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब होगा उसका मान प्योर लिक्विड के वाष्प दाब से बढ़ जाती है, क्योंकि सॉल्यूशन के सतह पर वाष्पशील के जो कण होते हैं, यानी कि जो सॉल्यूशन में हुआ वहां पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के कण ऊपर आ जाते हैं, कण की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। इसी वजह से क्या होता है, उसका मान भी प्योर लिक्विड के मान से क्या होता है, बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर वाष्प दाब में अवनमन। तो माना कि प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर वो पी नॉट है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, पीएस है। तो जब, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि वोलेटाइल को डाले थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब प्योर लिक्विड में अवाष्पशील विलय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जो घुलाया जाएगा या जाता है, तब बनने वाले सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब होता है, पीएस का जो मान होता है, प्योर लिक्विड के वाष्प दाब से घट जाती है। ठीक है, मतलब लिक्विड के, समझिएगा, अब इसका देखिए, कहता है कि पीएस, ठीक है, पीएस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और पी नॉट क्या है, सॉलिड का वेपर प्रेशर। ठीक है, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है। तो कहता है कि प्योर लिक्विड के वाष्प दाब एवं सॉल्यूशन का वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि घट रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो बढ़ रहा है और जो है प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर वो घट रहा है। ठीक है, इसी कारण इसको क्या कहता है, वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है। वाष्प दाब में अवनमन बराबर होता है डेल्टा पी बराबर पी नॉट माइनस पीएस। ठीक है, अब लोग आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं, देखिए अब हम लोग देखते हैं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि आरएलबीपी को पढ़ते हैं। कहता है कि वाष्प दाब में जो अवनमन है, ठीक है, वाष्प दाब में जो अवनमन यानी कि डेल्टा पी एवं प्योर लिक्विड के वाष्प दाब को पी नॉट से दिखाते हैं। प्योर लिक्विड के वाष्प दाब के वेपर प्रेशर के अनुपात के रेशियो को, ठीक है, के रेशियो को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। ठीक है, कहता है वाष्प दाब में अवनमन एवं प्योर लिक्विड के वाष्प दाब के वेपर प्रेशर के अनुपात को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। दैट इज, इसलिए आरएलबीपी बराबर डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। ठीक है, अब हम लोग, ठीक है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए एक राउल्ट एक साइंटिस्ट है, उसके नियम को पढ़ेंगे। ठीक है,
अब देखिए RLBP के लिए राउल्ट का नियम, ठीक है, राउल्ट एक साइंटिस्ट का नाम है। राउल्ट कहता है कि राउल्ट के अनुसार, ठीक है, राउल्ट के अनुसार RLBP यानी कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन यानी कि काई सॉल्यूट यानी कि जो मोल प्रकाश पड़ते हैं उसके बराबर होती है, ठीक है। कहता है कि दैट इज RLBP बराबर काई सॉल्यूट, ध्यान को समझिएगा। तो RLBP बराबर अभी हम क्या लिखते हैं, डेल्टा पी बटे पी नॉट लिखे थे, तो हम इसके बराबर लिखे डेल्टा पी बटे पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, काई सॉल्यूट। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, ठीक है। अब उसके बाद फिर देखिए कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर काई सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, और सॉल्यूट का मोल यानी कि Na प्लस सॉल्वेंट का मोल यानी कि जो मोल फ्रैक्शन हम लोग इस फॉर्मूले को नोट कर देते हैं, हम उसको फिर से लिखे हैं डेल्टा पी या पी नॉट बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब कहता है कि डाइल्यूशन करने पर, अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूशन यानी कि पतला करने पर, तो Nb क्या होगा, बहुत अधिक अमाउंट में लेना पड़ेगा, और Na क्या होगा, हमको बहुत कम, Na क्या है हमारा सॉल्ट का मोल है, वो बहुत कम लेना पड़ेगा, इसलिए Nb मच Na, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तब ये Nb है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को बहुत अधिक मात्रा में मिली है, और Na क्या है, कम मात्रा में लिए है। अब यहाँ पे देखिए कि तब डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, Na बटे Na प्लस Nb, ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन के बराबर हो गया है। अब यहाँ पे कहता है कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट बराबर, अब लिखिए, देखिए डाइल्यूशन कर दिए है सॉल्यूशन को, तो बहुत ही क्या हो, सॉल्वेंट बहुत अधिक मात्रा में, इसलिए हम Na बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, हल्की मात्रा में होगी, इसलिए क्या हो जाएगा, Na बटे Nb लिख सकते हैं इसको हम। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट सिर्फ नाम मात्र है एकदम, ठीक है। अब उसके बाद देखिए भैया Na क्या है, सॉल्यूट का मोल है, ये जो Na है वो क्या है, सॉल्यूट का मोल है, और Nb क्या है, सॉल्वेंट का मोल है, ठीक है। हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे पुनः, ठीक है, डेल्टा पी बटे पी नॉट WA बटे Ma, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा, WB बटे Ma, यानी कि डेल्टा पी बटे पी नॉट बराबर WA बटे WB MB इंटू MB अपॉन Ma, यानी कि वेयर WA क्या है, ठीक है, सॉल्यूट का वेट है, इन ग्राम में लेंगे, हमेशा ध्यान रखें सॉल्यूट का वेट इन ग्राम में, और WB क्या है, सॉल्वेंट का भार इन ग्राम, और MB क्या है, MB आपका सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है, और Ma क्या है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, ये समझ गए। अब हम लोग देखिए फ्रॉम इक्वेशन, अगर मान लीजिए कि डेल्टा पी का मान दिया है, पी नॉट का मान दिया है, एमबी दिया है, डब्ल्यूबी दिया है, डब्ल्यूबी दिया हो, तो इक्वेशन 4 से, इक्वेशन ये इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 4 से, 4 की सहायता से, 4 के हेल्प से, ठीक है, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट Ma यानी कि Ma, ठीक है, आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, ये Ma है, ठीक है, Ma ज्ञात कर सकते हैं। तो सॉल्यूट का, ठीक है, वे मॉलिक्यूलर वेट Ma बराबर क्या हो जाएगा, WA बटे WB इंटू MB इंटू सॉरी अपॉन डेल्टा P इंटू P नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये आसान सा फॉर्मूला है, इसको ध्यान से रखिएगा, क्योंकि सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट ही से पूछा जाता है इस रॉड के नियम से, ठीक है। अब लोग इसमें जो है क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे राउल्ट के नियम को क्वेश्चन कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड में। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कि देखिए राउल्ट के अनुसार से, ठीक है, राउल्ट के नियम के अनुसार में जैसे क्वेश्चन आपको कैसे राइज करेगा, बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछाएगा कि अगर ऐसा पूछ सकता है, दोनों ने पूछेगा, ये वाष्प दाब में यानी कि वेपर प्रेशर क्या है, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर करे तो ये आपको हमेशा 2 मार्क्स में करेगा, ठीक है, इसमें हमेशा आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन करेगा। अब फिर कहता है कि वाष्प दाब में अवनमन से आप क्या समझते हैं, तो वाष्प दाब में अवनमन से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है, ये भी आपका 2 मार्क्स में पूछेगा। अब कहता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर में ही करेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए चौथा नंबर है, कहता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन से सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि पूरे का पूरा राउल्ट के नियम को आपको लिखना होगा, ठीक है। इसमें आपका ये क्वेश्चन जो रहेगा, ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है।